नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार में अगर किसी प्रदेश की सियासी हैसियत और मान बढ़ा है तो वो है राजस्थान। सरकार के शपथ लेते ही 4 मंत्री बने, जिसमें 2 कैबिनेट रैंक मिली और लोकसभा स्पीकर पद इस बार फिर से राजस्थान के पास बरकरार रहा। वैसे प्रदेश से मंत्री मोदी 2.0 यानी दूसरे कार्यकाल में भी इतने ही थे, लेकिन वो सभी 25 सीटें जीतने का दौर था। 2024 के नतीजों में बीजेपी ने 11 सीटें जरूर गंवाई, लेकिन राजस्थान की पावर पर कोई आंच नहीं आई। आपको जानना चाहिए कि देश के 6 बड़े संवैधानिक पदों में फिलहाल 2 अकेले राजस्थान के पास हैं। सियासी विश्लेषकों के नजरिए से देखें तो राजस्थान अब सियासत के केंद्र में है और इसके भविष्य में राजनीतिक मायने भी हैं, जिन पर इस प्रोग्राम में आज बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले आपको इससे जुड़े हुए ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो सियासत के केंद्र में राजस्थान, 5 सांसदों के पास पावरफुल पद हैं। 2 चेहरे आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं दोनों संवैधानिक पदों पर, एक उपराष्ट्रपति, एक लोकसभा स्पीकर। 4 मंत्री बने हैं, 2 कैबिनेट स्पीकर, 2 कैबिनेट रैंक है 2 के पास और 2 राज्य मंत्री और एक एमओएस हैं। पड़ोसी राज्यों गुजरात, एमपी के मुकाबले ज़्यादा तवज्जो राजस्थान को मिली है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से हैं। 6 प्रमुख पदों में से 2 राजस्थान के पास, एनडीए सरकार में मजबूत हिस्सेदारी। नेक्स्ट ग्राफिक। नतीजों में नुकसान फिर भी कायम रहा मान। मोदी 3.0 में राजस्थान से 11 सीटों का नुकसान हुआ। सीटें गंवाई, फिर भी सियासी रुतबा बरकरार है। मोदी 2 जितने ही कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 2 ही मंत्री हैं इस बार भी, और पहले कार्यकाल में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं था। तो यानी धीरे धीरे राजस्थान की अहमियत बढ़ी और 11 सीटों का ज़रूर नुकसान झेलना पड़ा राजस्थान से बीजेपी को, लेकिन अब जो सियासी तवज्जो है वो बरकरार रही है। नेक्स्ट ग्राफिक। प्रदेश के नए नेतृत्व को मजबूती देने की कवायद है। भजनलाल सरकार के हाथ मजबूत करने की कवायद है। जो हिस्सेदारी राजस्थान की दिखाई पड़ रही है, केंद्रीय नेतृत्व में अहम भूमिका रखने वाले मंत्रालय मिले हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पर्यटन, एग्रीकल्चर, इनको खास लाभ मिलेगा राजस्थान सरकार को। आर्थिक सहायता और संसाधन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ओवरकम करने में काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अरसे से घाटे की अर्थव्यवस्था चलते आ रही है। और कांग्रेस को डिलीट करने की रणनीति भी आप इसमें देख सकते हैं। 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी है। 5 साल में बदलाव का फेर खत्म करने की सोच है। एमपी गुजरात की तर्ज पर बीजेपी दबदबा चाहती है राजस्थान में, लिहाजा जातिगत मिश्रण से प्रभावी चेहरों को शक्ति दी गई है। 2028 विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी है और ये स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी इस बयान पर जोर दिया था। बड़े नेताओं ने, अमित शाह को आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री को और दूसरे नेताओं को, कि कांग्रेस को डिलीट कर देंगे राजस्थान की सियासत से, यानी गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा। तो 5 साल में जो बदलाव होता है वो फिर ख़त्म कर दिया है। तो मेहमान हमारे साथ इस वक्त पे जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मेहमानों से रूबरू कराऊं, इस वक्त आपको हमारी एक इनपुट एडिटर सुशांत की भी रिपोर्ट इस पर दिखा देते हैं। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो आंकड़ा सामने आया था, जिसमें भाजपा राजस्थान की 25 सीटों में से 11 सीटें हार गई थी, तो सबको लग रहा था कि केंद्र में इस बार राजस्थान की सियासत को उतना हिस्सा नहीं मिल पाएगा, उस तरह की जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी जैसा पिछले कई सालों में रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद राजस्थान के कोटे से 4 मंत्री बनाए गए, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, और राजस्थान मूल के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको भी जिम्मेदारी का दायरा उनका भी इस बार बढ़ाया गया। ये सारी बातें राजस्थान की सियासत को लेकर कई तरह के नए इशारे और नए संकेत कर रही थी, और ख़ास तौर पे दिल्ली में राजस्थान की राजनीति का दबदबा बढ़ाने की ओर कहा जा रहा था कि जिस तरह से एक युग परिवर्तन राजस्थान में हो रहा है, मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि राजस्थान में नई लीडरशिप तैयार की जाए। लेकिन स्पीकर के पद पर
दूसरी बार ओम बिरला के आसीन होने के बाद, उनके चुने जाने के बाद अब राजस्थान में कहें दिल्ली के भीतर राजस्थान का नया पावर सेंटर बन गया है। और ये एक तरीके से इस ओर इशारा कर रहा है कि राजस्थान मोदी सरकार के लिए, पीएम मोदी के लिए और उनकी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह का नया प्रयोग किया था। उस प्रयोग के परिणाम आशा अनुरूप नहीं रहे, लेकिन उसमें बहुत सारे कारण आए, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हार के लिए जिम्मेदार बताया गया। लेकिन अब आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का दबदबा दिल्ली में बढ़ा है, उसका फ़ायदा राजस्थान को मिलेगा। विकास की योजनाओं को लेकर हिस्सेदारी में जो है आने वाले दिनों में इजाफा होगा। कई सारे ऐसे प्लान हैं जो राजस्थान से दिल्ली के स्तर पर बनाए जा रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में मदद मिल पाएगी। और जब जब भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, वो राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। और देश में सीटों के लिहाज से देखा जाए तो करीब 36% की हिस्सेदारी जो है हो गई है। अगर हम देखें अंक गणित के लिहाज से कि अगर 14 सीट आप राजस्थान में 25 में से जीतते हैं, उनमें से 5 आपके नेता बड़े जो हैं सेंटर में बड़े पदों पर हैं, तो इतना प्रतिशत बाकी राज्यों में हाल फिलहाल नहीं है। राजस्थान की हिस्सेदारी सियासी तौर पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और ओम बिरला के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में राजस्थान से जुड़े हुए फैसले को लेकर अब ओम बिरला की सहमति, भले ही वो सैद्धांतिक तौर पर हो या उनकी राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। तो अपूर्वा सिंह हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं इस वक्त, प्रियदर्शी भटनागर होंगे और क्षिप्रा माथुर भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लाइनअप है। तीनों का ही बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा अपूर्वा जी आपसे होगा। एक दौर में दिल्ली में अटल जी की सरकार रही, एनडीए की सरकार थी और फिर से अब एक एनडीए की सरकार और, यानी चौथी सरकार एक तरह से कह सकते हैं एनडीए की सरकार है, मोदी 3.0 जिसे भी कह रहे हैं। इस बार राजस्थान ने 11 सीटें गंवाई, लेकिन जो रुतबा पिछली सरकार में था मोदी 2.0 में वो कायम रहा। क्या आप वजह मानती हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि और भी बड़े स्टेट हैं, पड़ोसी राज्य, अगर गुजरात को देख लें, मध्य प्रदेश को देख लें, जहां बम्पर सीटें आपको मिली हैं। मध्य प्रदेश पूरा स्वीप किया, गुजरात में 1 सीट का नुकसान हुआ और बाकी फिर ज़्यादा सीटें आपको जिन राज्यों से आई हैं बिहार और यूपी हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो वो रेशो राजस्थान में दिखाई ज़्यादा पड़ रहा है रिप्रेजेंटेशन का। क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? बीजेपी की क्या सोच है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ये राजस्थान का सौभाग्य है कि कांग्रेस के छलावे में आने के बाद में भी जो मासूम जनता छलावे में आई और जो उन्होंने वोट विपरीत किया, उसके बावजूद 11 सीटें जाने के बावजूद केंद्र ने राजस्थान के विकास के लिए इतना अच्छा दृष्टिकोण रखा है और उसके लिए यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट जो पद हैं वो यहाँ के लोगों को दिए जा रहे हैं, हमारे माननीय सांसदों को दिए जा रहे हैं। और जैसा अभी आपके रिपोर्ट में भी मैं देख रही थी कि जब जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो केंद्र से उनको बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स का जो है वो सौगात मिलती है। तो मुझे लगता है ये राजस्थान का सौभाग्य है। जहां तक बात रही कि हमने 11 सीटों को खोया, उसके बाद में भी राजस्थान पे ये कृपा दृष्टि क्यों है, तो सौभाग्य से इतर अगर मैं बात करूं तो एक सीधा सा मैसेज ये भी होना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए वो अपना एक विजन रखती है। 5 साल विकास के लिए पर्याप्त तो होते हैं, पर मुझे लगता है कि विकास के जो आयामों को राज्य को छूना चाहिए उसके लिए 5 साल से आगे का भी अगर टेन्योर हमको मिल पाए तो जो विकास के पैरामीटर्स है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होकर के दिखे। 5 साल कांग्रेस आती है, फिर 5 साल बीजेपी आती है, फिर 5 साल कांग्रेस आती है, तो ये जो गेम चलता है ना, जैसे एक उसमें मैं सुन रही थी कि ये सी एंड सौ जैसा गेम चलता रहता है, कभी तुम कभी हम, इस चीज को खत्म करके केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से राज्य में लागू किया जा सके। इसके लिए हमारा तो एजेंडा है ही कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो आने वाले 10, 15, 20 सालों तक यथावत रूप से राजस्थान के अंदर जो है यहाँ की जनता की सेवा करे। अब सेवा करने के लिए हमेशा क्या होता है, जब कांग्रेस की सरकार आती है, केंद्र की योजनाएं जो यहाँ पे जिस तरीके से लागू होनी चाहिए उसको वो लागू नहीं करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि केंद्र कहीं इसका बेनिफिट नहीं लेकर चली जाए। जल जीवन मिशन के अंदर आप देखिए 16,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ कांग्रेस की सरकार में, जो भूतपूर्व सरकार थी। तो अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती तो इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होते और जनता को नल से जल का जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला होता। जैसे बीजेपी की सरकार आई है, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं,
तो केंद्र से हम ईआरसीपी भी लेकर आए, यमुना जल समझौता जो आज तक इतिहास बना हुआ था वो भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि राजस्थान बहुत ही मजबूत और सशक्त नेतृत्व के साथ में उभरा हुआ रहे, ताकि यहाँ का विकास जो है उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उसी के दृष्टिकोण रखते हुए मुझे लगता है केंद्र ने हमें ये तोहफा दिया है कि भले ही सीटें कम हुई हो, पर हमारे जो पावर सेंटर के अंदर हमारा जो रोल था वो कम नहीं किया गया। तो उसके लिए तो शीर्ष नेतृत्व का आभार तो है ही, और साथ में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी। ठीक है, अब प्रियदर्शी भी सुन रहे हैं आपको, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। प्रियदर्शी जी, अब आपके क्या इत्तेफाक रखते हैं आप अपूर्वा की बातों से, क्योंकि निश्चित रूप से एक पावर सेंटर तो बना है राजस्थान, आपकी भी सरकार रही थी, 20 सीटें आपके पास में भी आई थी राजस्थान से चुनकर, और पिछली 2 बार से 25 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार भारी नुकसान हुआ, उसके बावजूद जो एक दौर में होता था कि जितना पॉलिटिकल माइलेज किसी स्टेट से मिल सकता उसी तरह से एक रेसिप्रोकेट किया जाता था दिल्ली की तरफ से, लेकिन इस बार वो परंपरा टूटी है दिल्ली से राजस्थान को लेकर। 2 बड़े संवैधानिक पद राजस्थान के पास है, उपराष्ट्रपति राजस्थान से आते हैं, स्पीकर ऑफ राजस्थान से दोबारा चुने गए हैं, 4 मंत्री हैं, 2 बड़े कैबिनेट पोर्टफोलियो हैं, पर्यटन बड़ा क्षेत्र है, कहीं की बड़ी इकोनॉमी का जरिया राजस्थान के लिए। आपको भी खुशी तो होती होगी राजस्थान का जो क्लाउड बढ़ रहा है दिल्ली में? देखिए, जहां तक खुशी की बात है तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो एक राजस्थानी होने के नाते और देश का नागरिक होने के नाते मुझे उसकी खुशी है। लेकिन जो आज आपका और हमारा सब्जेक्ट है उसकी सच्चाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी का एक पावर सेंटर बन गया था। वास्तविकता यह है कि राजस्थान के अंदर गुटबाजी थी, वो चरम सीमा पे थी। उसका जीवंत उदाहरण आपने विधानसभा चुनावों में देखा, जब यह स्थिति हो गई कि राजस्थान में बीजेपी के पास में नेतृत्व विहीनता थी, यहां पर लीडरशिप देने वाला कोई नेता नहीं था और बीजेपी टुकड़े टुकड़ों में विभाजित थी गुटबाजी के कारण। तो मजबूरन नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली छोड़ के राजस्थान के अंदर पूरे विधानसभा चुनाव में आकर रहना पड़ा। अब बात करें हम लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण हैट्रिक, 25 सीटों की हैट्रिक की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर सिमट गई। यह सबसे पहले गुटबाजी की भेंट चढ़ा। आज आप देख लीजिए, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं। 16/6/2024 को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर समीक्षा बैठक हुई। उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल के नेता भी, चुनाव प्रभारी भी, चुनाव प्रभारी होने के साथ साथ में मुख्यमंत्री जी, सारे नेताओं ने मीटिंग करी, समीक्षा करी। उसका सार यह निकल कर आया कि जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे गुटबाजी के अंदर त्रस्त थी और उसी के कारण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। अब बात आती है कि राजस्थान से जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसके क्या मायने। अब मैं उस बात पे ये कहना चाहूंगा, वास्तविकता यह है, नरेंद्र मोदी जी ने जब से पर्ची के आधार के ऊपर राजस्थान के अंदर भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब से ही मोदी जी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में विभाजित हो गई और पैरेलल भारतीय जनता पार्टी कई दिशाओं में काम करने लग गई। नहीं, ये आप बता चुके हैं आप ये बात। नहीं, मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं मेरी बात की कंटिन्यूएशन में कह दूं। बात कंटिन्यूएशन में तभी बात मेरी आप समझ पाएंगे। उसके बाद वो विरोध आगे बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आया कि अपने विरोधियों को, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 25 सीट लाने का वायदा करते करते 14 पर ले आए, उनको नीचा दिखाने के लिए अन्यों की योग्यताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने वापस से अपने चहेतों को मंत्री बना दिया। आज बताइए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी के सुपुत्र हैं। नहीं, लेकिन ये जो चेहरे बनाए हैं प्रियदर्शी जी, ये जो चेहरे बनाए पहले से थे, केंद्र में पहले से थे, यहाँ की राजनीति कर रहे थे। सिर्फ एक सांसद है जो दोबारा पहली बार जो मंत्री बनाए गए। मैं लौटूंगा आपके पास हमारे साथ, मैं लौटूंगा। आपने, आपको समय मिला, ओपनिंग रिमार्क्स के लिए समय था। प्रियदर्शी जी, दूसरे राउंड में भी आपके पास आएंगे और भी सवाल लेंगे। शिप्रा माथुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी राजस्थान को अच्छे से समझती हैं, पॉलिटिक्स को। शिप्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो फिलहाल एक सियासी तस्वीर एक तरह से कहे, जो एक कैनवस पर दिखाई पड़ रही है, बड़े कैनवस पर अगर देखें तो कैसे इसको आप असेस करती हैं? क्योंकि इतना बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड किसी ज़माने में यूपी बिहार का होता था दिल्ली में, लेकिन खुद कहा गया कि गुजरात से लीडरशिप है दिल्ली में बीजेपी की और गुजरातियों का बोलबाला होगा, लेकिन असल में बोलबाला राजस्थान का भी दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी
अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। बड़े पद राजस्थान के पास में हैं और नए लीडरशिप भी हैं, तो नए स्टेट में भी नई लीडरशिप क्रिएट की जा रही है। आपको क्या लगता है, कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसके पीछे है, या फिर एक ऐसा स्ट्रांग स्टेट चाहती है बीजेपी जो उसको गुजरात या फिर एमपी की तर्ज पर वो भुनाए आगे? देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं आप कि राजस्थान में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा इस बार के इलेक्शन में, सीटें उन्होंने लूज की और जो परफॉर्मेंस अपेक्षित था वो नहीं रहा। उसके बावजूद ये हम सब लोग उस वक्त भी मान रहे थे कि शायद उस मायने में रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में न मिल पाए, लेकिन वो कयास जो है वो गलत साबित हुए और जो 4+1 का जो फॉर्मूला मोदी 2.0 में जो फॉर्मूला रखा गया था राजस्थान के लिए, उसी को दोहराया गया मोदी 3.0 में। तो ये इस बात का तो संकेत है ही कि एक जो कंटिन्यूटी का जो फील सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाह रही है कि हमें जो रिजल्ट है ओवरऑल, जो नेशनल जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है पार्टी की, उस मायने में मुझे लगता है कि एक संकेत तो ये है कि बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो उसको इंडिकेट नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए उन्होंने एक तो ये फैसला लिया होगा। दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि भाजपा में जिस तरह की गुटबाजी या जिस तरह का जो पावर सेंटर्स जो बने हुए थे, खासतौर से वसुंधरा जी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हुई, तो उसमें एक ये बात जरूरी हो गई है आगे के लिए शायद पार्टी के अंदरूनी तौर पर कि लीडरशिप जो जिस तरह की लीडरशिप जो है वो राजस्थान को चाहिए, अब जिस मायने में चाहिए, उसमें ये जो कंटिन्यूटी है ये बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वहां का अनुभव, केंद्र का अनुभव और यहाँ की राजनीति दोनों को साधने वाले जो नेता हैं। इसलिए आप देखिए कि चारों जो नेता हैं, भूपेंद्र यादव तो या राज्यसभा से थे लेकिन उनको लोकसभा से लड़ाकर लाया गया, और पोर्टफोलियो केवल हालांकि जल शक्ति मंत्रालय लेकर उनको संस्कृति मंत्रालय दिया गया है शेखावत जी को, तो वो बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन राजस्थान का था उसको बरकरार रखना। तो दो संकेत हैं, एक तो जो केंद्रीय राजनीति है उसमें एक स्थिरता का भाव ये कम्युनिकेट करना, और राजस्थान की जो राजनीति है उसमें बदलाव के संकेत कि अब जो कमान है, क्योंकि बिरला जी को खासतौर से स्पीकर का पद देना, तो ये माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हम अंदरूनी तौर पर जानते हैं कि बिरला जी और वसुंधरा जी के बीच में जो खिंचाव की का जो रिश्ता रहा है, उसका जो असर है या उसका फायदा जो है, वो बेनिफिट जो है वो अब, और बिरला जी इस बार जब इलेक्शन लड़े थे तो वो बहुत बातें सामने आई थी कि आप जब इतने अहम पद पर रहे तो जो विकास के काम जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने चाहिए थे, चाहे हवाई अड्डे का काम है, तो मुझे लगता है उसको भी आगे बढ़ाकर, क्योंकि अभी मनीष जी बात ये है कि जनता बहुत सजग है और बहुत सोच समझ के तोल मोल के वो अपना मत देती है, क्योंकि देखिए जितने भी इस बार मुकाबले हुए, बहुत सारे मुकाबले ऐसे थे जो बहुत कड़े मुकाबले थे, बहुत आसान जीत नहीं थी। बिरला जी भी करीब 41,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। तो ये जो पूरा जो माहौल है उसमें जनता की जो जागरूकता है उसमें ये जरूरी हो गया है कि फैसले अहम लिए जाएं। जो अपूर्वा जी कह रही थी कि आगे आने वाले इलेक्शन की डेफिनेटली तैयारी होगी, क्योंकि ये 5-5 का जो गणित है, ये इसके लिए ही राजस्थान की पहचान बन गई है कि एक बार एक पार्टी और दूसरी बार दूसरी पार्टी। और 35% का जो सुशांत जी कह रहे थे कि करीब जितनी सीटें आई हैं 14 सीट, हाँ 36% जो है वो रिप्रेजेंटेशन, तो वो कम नहीं है। हालांकि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार ये ऐसे स्टेट हैं, कर्नाटक, इन सबका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मजबूत है इस सेक्टर में, लेकिन राजस्थान में क्योंकि अपेक्षित बहुत है और विकास के काम की बहुत गुंजाइश है, तो यहाँ पर बिजली का संकट, पानी का संकट, जो विकास के जितने भी काम है मुझे लगता है, और जाति को साधने का काम, हालांकि जाति के आईने से इन चीजों को देखना शायद ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी जाति को साधने के लिए भी जो कैबिनेट का फॉर्मेशन किया गया और उसमें जो जिन लोगों को चुना गया, उसमें वो फैक्टर्स भी मुझे लगता है कि काउंट किए गए होंगे परफॉर्मेंस के साथ ही। तो इसलिए बहुत अहम पोर्टफोलियो है जो दिए गए हैं पोर्टफोलियोज, चाहे कानून मंत्रालय दिया गया हो, चाहे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दी गई हो, चाहे संस्कृति मंत्रालय दिया गया हो, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, और 2 कैबिनेट की पोस्ट और 2 MOS की पोस्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश जो है वो काम करने की सेंटर ने डेलीगेट की है फिर से कि आप फिर से परफॉर्म करके बताइए, ताकि राजस्थान में ओवरऑल और फिर आने वाले चुनाव
को भी बिल्कुल, एक मद्देनजर कॉम्बिनेशन है, एक बुके तैयार किया गया है आगे की सियासी रेसिपी के लिए राजस्थान में। पूर्वा जी, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल संवैधानिक पदों को छोड़ दें, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ बड़े सिंबोलिज्म किया जाता है जातियों के ज़रिए, और एक तरह से कहें कि बड़ा संदेश भी दिया जाता है, भले ही वो सिंबॉलिक हो लेकिन बड़ा सियासी संदेश भी जाता है, और नतीजों पर भी उसका असर इस बार कम से कम 2024 में देखने को मिला। और वो जो कॉम्बिनेशन है, एक एस्पेक्ट बिल्कुल ठीक है कि मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण से ही नतीजों के बाद से ये इशारा कर दिया था कि वो कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं, वही अधिकारी रहेंगे, वही पोर्टफोलियोज बड़े नेताओं के पास में रहे। राजस्थान से भी सिर्फ एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बदला गया। आप ये बताइए कि जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किए गए जाति के हिसाब से, एक राजपूत चेहरा भी है, जाट चेहरा भी है, ओबीसी भी है, यादव भी है, एससी चेहरा भी है, ये जो 2024 का चुनावी गणित रहा और जो अफेक्ट किया बीजेपी को खासतौर पर उत्तरी भारत में, हिंदी हार्टलैंड में, उसकी भी कवायद है उसको साधने की। देखिए, राजनीति के अंदर जातिगत समीकरणों का हमेशा से अपना एक अलग मायने रहता है, मगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण से ज्यादा, देखिए अगर आप चुनावों की कैंपेन पर जाएंगे लोकसभा की, तो आप देखेंगे कि ये जाति का जो जहर है, धर्म का जो जहर है, ये हमसे ज्यादा किसी अन्य पार्टी ने बोया था। हमने तो इसको हमेशा बांटने का प्रयास किया, हम हमेशा विकास की बात करते थे, हम हमेशा योजनाओं की बात करते थे, हम हमेशा अंत्योदय की बात करते थे, मगर जिसने जातिवादी हिसाब से बांटने का और बांधने का और जनसंख्या और मैं कहती हूँ सेंसस कराने का और ये सारे वादे किए, उस पार्टी ने जहर बोया। मगर ठीक है, राजनीति के अंदर जाति का भी एक मायना होता है, और मुझे लगता है अगर जाति किसी एक विशेष जाति ऐसी है जिसका बहुत ज्यादा बाहुल्य है, तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो अगर उस प्रतिनिधित्व, उस रिप्रेजेंटेशन के तरीके से अगर ये समीकरण बांधी गई है, साधी गई है, और इस हिसाब से पोर्टफोलियो अगर दिए गए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है तो अच्छी बात है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूटी में बिलीव करती है, और कभी भी इस, चाहे राज्य की राजनीति हो, चाहे राष्ट्र की राजनीति हो, हमारा बिलीव हमेशा कंटिन्यूटी में रहता है, क्योंकि वी बिलीव कि अगर आप जिस मंशा से जो व्यक्ति काम कर रहा है, अगर आप उसको 4-5 साल बाद में हटाते हैं और दूसरे व्यक्ति को लेकर आते हैं, तो जो बीज उसने बोया होता है वो वृक्ष की परिणति में नहीं पहुंच पाता, और अगर वृक्ष पर पहुंचा होता है तो वो फल की परिणति पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसलिए जिसका जो विजन होता है उसको उस डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, समय बहुत कम है, लेकिन हालांकि ये बड़ा मायने रखता है। उसी से हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि राजस्थान में जो रिप्रेजेंटेशन है कम सीटों के बावजूद करीब 35-36% है, लेकिन एमपी और गुजरात में जो एक कंसोलिडेटेड गढ़ बीजेपी का रहा, वह कंपैरेटिवली काफ़ी देखने को मिला, इसलिए इसके सियासी मायने बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने इनसाइट से दर्शकों को रूबरू कराया। फिलहाल तो जाते जाते आपको इसी मसले पर, राजस्थान जब सियासत के दिल्ली के केंद्र में है, उस पर हमारी ये रिपोर्ट। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं भूपेंद्र यादव, मैं अर्जुन राम मेघवाल, मैं भागीरथ चौधरी, मैं ओम बिरला। ये वो 5 चेहरे हैं जिनसे मोदी सरकार में राजस्थान की बढ़ी सियासी हैसियत का अंदाजा पूरे देश को बखूबी लग गया। इस बार भूपेंद्र यादव और गजेंद्र शेखावत के रूप में 2 कैबिनेट मंत्री मिले, तो मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौधरी राज्य मंत्री बनाए गए। मैं ओम बिरला, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, और फिर लोकसभा स्पीकर के रूप में बड़ा संवैधानिक पद भी राजस्थान की झोली में दोबारा आ गया। अब लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरी बार मोदी सरकार में राजस्थान से सबसे कम लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद सियासी दबदबा बरकरार कैसे रहा, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सभी 25 सीटें मिलने के बावजूद मंत्रियों के रूप में 16% ही हिस्सेदारी थी, और इस बार लोकसभा स्पीकर समेत ये आंकड़ा 36% तक पहुंच गया है। वहीं एक और पड़ोसी मध्य प्रदेश से बीजेपी के सभी सांसद जीतने के बावजूद उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 17% है। गुजरात में 26 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में आने पर भी 20% सांसद ही मंत्री बन पाए। अब 11 सीटें गंवाकर भी राजस्थान को अच्छे खासे प्रतिनिधित्व के पीछे सीधे तौर पर अपने सियासी मायने हैं। पहला तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व मोदी सरकार की उस कंटिन्यूटी के प्लान के साथ मेल खाता है
जो नतीजे आने के साथ ही जारी रखा गया है, यानी अधिकांश वही मंत्री और उनके पास पुराने ही मंत्रालय। राजस्थान से सिर्फ गजेंद्र शेखावत का पोर्टफोलियो बदला गया है और भागीरथ चौधरी पहली बार शामिल किए गए हैं। 36% प्रतिनिधित्व देने के पीछे दूसरा बड़ा पहलू घोर प्रशासनिक है, जिसके तहत राजस्थान में नए नवेले नेतृत्व को मजबूत करना है, यानी सीएम भजन लाल और उनकी टीम को राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका रखने वाले पर्यटन से लेकर खेत खलिहान और वन पर्यावरण से भरपूर समर्थन मिले, ताकि प्रदेश को घाटे की अर्थव्यवस्था से निकालकर भजन लाल सरकार युवा और किसानों में छवि मजबूत कर सके। तीसरा पहलू घोर सियासी है, जो 2028 की चुनावी रणनीति से जुड़ा है और इसकी प्लानिंग मोदी शाह के राजस्थान को तवज्जो देने के फैसले में साफ दिखाई पड़ती है। याद करें तो अब विधानसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस को परमानेंट डिलीट करने वाले बयानों का इस रणनीति से सीधा ताल्लुक पाएंगे, यानी बीजेपी ने जो सियासी वर्चस्व मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थापित किया है, वो 2028 आते आते राजस्थान में भी गढ़ना चाहती है। और उसके लिए दो बेहद जरूरी उपाय बीजेपी ने 2024 में कर लिए हैं, यानी जातिगत मिश्रण के साथ केंद्र में मजबूत मंत्रालय और प्रदेश में नए नेतृत्व को भरपूर पैसा और संसाधन, ताकि डबल इंजन की ये ताकत राजस्थान को पावरफुल बनाने के साथ साथ हर 5 साल में सरकार बदलने के सियासी गेम को भी बीजेपी के पक्ष में बदल सके। नई दिल्ली से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।